बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और बायो एनर्जेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को पहले भी हमने डिस्कस किया कि रेस्पिरेशन क्या है और इसके कितनी टाइप्स हैं और इसकी फेजेस क्या क्या हैं। तो आज हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं उनको भी यहाँ पे हम एज एन ओवरव्यू या एज ए रिवीजन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो होता है, रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस wherein the living cells of an organism obtains energy in the form of ATP by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances। रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी सेल्स हैं उनमें ऑर्गेनिजम्स एनर्जी ऑब्टेन करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। And by using the process metabolic process in which the chemical processes are involved by taking in oxygen, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं या फिर लिबरेट करते हैं। लिबरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनके प्रोसेस में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं और उसके नतीजे में जो भी ब्रेकडाउन होती है फूड की और वो कन्वर्ट होती है एटीपी की फॉर्म में। और इसमें प्रोसेस होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये था सिंपली हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के, रेस्पिरेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। बेसिकली रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इनको रिएक्शन के साथ डिस्कस करेंगे। It is a type of cellular respiration that takes place in the presence of oxygen to produce energy. It is continuous process that takes place within the cells of animals and plants. This process can be explained with the help of chemical equation। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि सेल्स में हो रहा होता है, एनिमल्स और प्लांट्स के सेल्स में। इस प्रोसेस को अगर हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करें तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये था हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये सेलुलर रेस्पिरेशन की टाइप है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। इसमें ऐसे ही एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। एक केमिकल रिएक्शन है एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, जो कि है ग्लूकोज और अल्कोहल मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके नतीजे में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी इसमें एडिशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की भी, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होती है। मतलब ग्लूकोज प्लस अल्कोहल ये मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसमें। ये सारा रिएक्शन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट हमारे पास के नेक्स्ट है फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। Respiration occurs in the cytosol and around the plasma membrane in prokaryotic cells, but in eukaryotic cells, respiration takes place in the mitochondria, which is also considered as the powerhouse of the cells. This process is very much similar to internal combustion of the car engine, wherein organic compounds and oxygen go in, while water and carbon dioxide comes out. The energy that is liberated powers the automotive or cells। रेस्पिरेशन जो होती है बेसिकली साइटोसोल के अंदर होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें साइटोसोल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है रेस्पिरेशन, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि ये पावर हाउस है सेल का, और ये इसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लिविंग टिश्यूज को या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ये प्रोसेस सेम एज इट इज है जैसे कंबशन होती है कार इंजन जो है
वो क्या करता है, वो हीट प्रोवाइड करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार इंजन हीट नहीं, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कार को, इंजन के बगैर कार नहीं चल सकती ना, सेम एज इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इसमें, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनके बगैर भी इंसान जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, मतलब जिंदा ही नहीं रह सकता। जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका क्या प्रोसेस है कि ये जैसे ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और एनिमल्स की भी बुनियादी ज़रूरत है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली एनिमल्स एंड ह्यूमंस। और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, जो कि लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस की ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, मतलब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और उससे पायरोवेट बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और ये छोटा सा प्रोसेस दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं और किस किस तरह से होते हैं। द molecules of glucose get converted into pyruvic acid which is oxidized to carbon dioxide and water, leaving two carbon molecules known as acetyl CoA। दो मॉलिक्यूल्स इसमें वापस रह जाते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है जिसमें पायरोवेट बनता है, पायरोविक एसिड बनता है, जो देन ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, कुछ एसिटाइल कोए बनाता है। फिर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है दो मॉलिक्यूल बनाता है एटीपी के, और एनएडीएच प्रोड्यूस होता है इसमें। पायरुवेट देन एंटर हो जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, फिर वहां पे जाके ऑक्सीडेशन करता है जो कि है क्रेब्स साइकिल। बेसिकली इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, और पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ पे होती है, ये सारा कुछ हम इस आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि ग्लूकोज टूटती कैसे है। ग्लूकोज टूटती है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से, इससे पायरुवेट में कन्वर्ट होती है। देन इसमें जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, मतलब एनारोबिक कंडीशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, जैसे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है जैसे कि एथेनॉल। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होगी, मतलब ऑक्सीडेशन भी होगी और इसमें डी कार्बोक्सिलेशन भी होगी। फिर इसमें क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होगा, अप टू 36 एटीपीज बनती हैं या फिर 38 एटीपीज बनती हैं, लेकिन बेसिकली हम कहते हैं कि 36 एटीपीज बनती हैं। ये तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, और इसका कंप्लीट प्रोसेस देखने के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन जो है ये पायरोवेट है, जो एंड प्रोडक्ट होती है ग्लाइकोलिसिस की। ये क्रेब्स साइकिल के अंदर डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता, एंटर नहीं हो सकता डायरेक्टली। तो ये पायरोवेट क्या करता है, इसके तीन कार्बन जो होते हैं, थ्री कार्बन मोलिक्यूल, वो चेंज हो जाते हैं दो कार्बन एसिटिक एसिड में, फिर ये एंटर होते हैं क्रेब साइकिल के अंदर। एक कार्बन जो है इसका एज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन होती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। फिर एसिटिक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ यूनाइट होके कोएंजाइम बनाता है, मतलब ये सारा सारा प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर ये क्या करता है, एसिटाइल कोए बनाता है, मतलब एक्टिव एसिटेट बनाता है। फिर देन क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो ट्रांसफर हो जाता है NAD को। ठीक है, ये थी हमारे पास पायरोविक ऑक्सीडेशन, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन के। ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन कैसे होती है। नेक्स्ट हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल विच इज ऑल्सो नोन एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दैट इज TCA, और इसको क्रैब साइकिल भी कहते हैं। क्रैब साइकिल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये डिस्कवर किया था क्रैब ने, इस वजह से उसके नाम पे ही इसका नेम है क्रैब साइकिल। और सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके फर्स्ट प्रोसेस में ही सिट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। और इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। और इसमें तीन कार्बन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, मतलब तीन कार्बन का प्रोसेस चलता रहता है। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि 6 कार्बन होते हैं जो देन कन्वर्ट होते जाते हैं आगे, और फिर 3 कार्बन बच जाते हैं एंड में।
इसमें है कि दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं हर फेज में, मतलब ईच फेज ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल, मतलब इसकी जितनी भी फेजेस हैं वहां पे कितने एटीपीज प्रोड्यूस होती हैं, दो एटीपीज, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है मैट्रिक्स। तो वहाँ पे ये होती है सिट्रिक एसिड साइकिल वहाँ पे चलता है, वहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन होती है इस साइकिल के ड्यूरिंग। फिर इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं क्रैब साइकिल में और ये मूव कर जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये तो हमारे पास सिंपल सा प्रोसेस, और इसकी कन्वीनियंस जो है और इसका जो स्टेप्स हैं वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा आपको। उसमें आप ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल दोनों को वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कि सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, फिर अल्फा कीटोग्लूट्रिएट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्सैलोएसीटेट, यहाँ से ये कन्वर्ट होता हुआ फिर से ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। इसके सारे स्टेप्स, एंजाइम्स और एटीपी की फॉर्मेशन, सारा कुछ उस वीडियो में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके रिजल्ट में, जब इलेक्ट्रॉन NADH और FADH2 से ट्रांसफर होते हैं O2 की तरफ, और एक सीरीज चलती है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मतलब सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, यहाँ पे देखें, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक डायग्राम दिखाई गई है। इसमें दो चीजें हैं, एक है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का इनर पार्ट, मतलब ये इंटरनल स्ट्रक्चर को खोल के दिखाया गया है यहाँ पे। और इसके अंदर क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस होती है। तो ये दो चीजें अगर याद रख लें आप लोग, तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर ही इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि इसको इलेक्ट्रॉन को लेके जाते हैं, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को लेके जाते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है कॉम्प्लेक्स 1 से 2 3 4, और इस तरह कॉम्प्लेक्सेस चलते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की सीरीज चलती है। तो ये शॉर्ट सा इसका एक ओवरव्यू था ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का। तो एफएससी की बुक में, आपकी बुक में इतना ही दिया गया है, इस वजह से हम इसको ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे, वरना इसकी बहुत डिटेल में स्टडी बनती है, और इसकी बहुत डीप स्टडी है, और इसके प्रोसेसेस भी और इसके स्टेप्स भी बहुत वास्ट हैं, लेकिन आपने इतना ही करना है क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ इतना ही गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इट्स कपलिंग विद ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अच्छा, जिसका हम जिक्र कर रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, कि ये रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसकी कपलिंग की गई है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के साथ। ये कैसे की गई है, इसको देख लेते हैं। इन द क्रेब्स साइकिल NADH एंड H पॉजिटिव आर प्रोड्यूस फ्रॉम NAD पॉजिटिव। क्रेब्स साइकिल में हमने देखा कि NADH और H पॉजिटिव से NAD पॉजिटिव बनता है, सॉरी NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है NAD पॉजिटिव से, मतलब NAD से NADH प्लस H पॉजिटिव बनेगा। और NADH जो है फिर ये ट्रांसफर हो जाता है, मतलब ट्रांसफर करता है हाइड्रोजन एटम को रेस्पिरेटरी चेन की तरफ। ये जो रेस्पिरेटरी चेन है ये कौन सी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं इसको। इसको बेसिकली ETC भी कहते हैं, इसकी शॉर्ट टर्म है ETC। अच्छा, ये जो NADH है ये हाइड्रोजन एटम को और रेस्पिरेटरी चेन की तरफ ट्रांसफर करता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक सीरीज में चलते रहते हैं, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप्स जो हैं उसके वो होते हैं वहाँ पे। अल्टीमेटली मोलिकुलर ऑक्सीजन जो है उसके साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं। फिर है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंसेस जो हैं वो रेस्पिरेटरी चेन में कौन कौन से होते हैं। एक कोएंजाइम होता है जिसको कोएंजाइम क्यू कहते हैं। एक सीरीज चलती है साइटोक्रोम एंजाइम्स की, साइटोक्रोम बी होता है, साइटोक्रोम सी होता है, साइटोक्रोम ए होता है, साइटोक्रोम A3 होता है। फिर इसके बाद होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और ये कुछ तीन चीजें होती हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंसेस को रन करवाती हैं या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाती हैं। जैसे देखें यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे एनर्जी रिलेटिव एनर्जी लेवल देखिए हम इसका, तो ये जो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसकी कपलिंग करवाई गई है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के साथ। यहाँ पे नीचे होगा तो इसकी एनर्जी लो होगी, ऊपर होगा तो हाई होगी। तो हम देखेंगे कि ये ऊपर से नीचे कैसे आता है, मतलब इसकी एनर्जी कैसे कैसे डिक्रीज होती है या फिर कैसे कैसे इंक्रीज होती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि क्यों कि NAD जो है, सॉरी, NADH जो है वो NAD में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, और इसके साथ ADP कन्वर्ट हुआ है ATP में। ठीक है, ये जो ADP ATP में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन हुई है। फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा कोएंजाइम Q की तरफ। अब ये कोएंजाइम Q का क्या काम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेके जाना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग का काम करता है। फिर कोएंजाइम क्यू क्या करेगा, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें FADH2 से दो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और ये साइटोक्रोम बी की तरफ जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन इससे निकल जाएगा और फिर से एक बार ADP प्लस PI से ATP बन जाएगा। यहाँ पे फिर से एक ATP के मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन हो गई है। नेक्स्ट ये साइटोक्रोम बी जो है, ये इसको भेज देगा साइटोक्रोम सी की तरफ। फिर साइटोक्रोम सी इसको लेके जाएगा साइटोक्रोम ए की तरफ। फिर साइटोक्रोम ए लेके जाएगा इसको साइटोक्रोम A3 की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर एंड में जो है इसकी ADP से ATP की प्रोडक्शन होगी। अब देखें इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल ATP की प्रोडक्शन फर्स्ट स्टेप में हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे कोएंजाइम Q से जब साइटोक्रोम B में आया, तब यहाँ पे FADH2 से FAD में कन्वर्ट हो गया। देन साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C तक आते आते ये ADP ATP में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन हो गई। देन फिर लास्ट स्टेप में ADP से ATP बना है, ADP प्लस PI से ATP बना है। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें इससे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, इस वजह से इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब दो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें रिमूव आउट हो रहे हैं, तो फिर हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब इसने हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें फिर नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन होगी O2 की और H2O की। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था इसका, कि बेसिकली हमने देखना ये है कि इसमें कितने ATPs की फॉर्मेशन हो रही है और किस प्रोसेस से हो रही है। बस आपने यहाँ पे कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, इनके नेम्स याद कर लेने हैं। और यहाँ पे जितनी भी ये ATP की फॉर्मेशन है ये याद कर लेनी है, और इन स्टेप्स को एक बार देख लेना है बस। मतलब ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रही है, ATP की प्रोडक्शन हो रही है, और यहाँ पे एंड में क्या बना है, वाटर बना है और ऑक्सीजन रिलीज हुई है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये था हमारे पास एक शॉर्ट सा इसका ओवरव्यू ऑक्सीडेटिव चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है, जितने भी स्टेप्स हमने पढ़ लिए हैं उनको अब हम इस एक में डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलिसिस पढ़ा हमने, क्रेब साइकिल पढ़ा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा, या फिर कीमियोसिस का प्रोसेस जो है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे और चेन चली थी एक इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की। और कीमियोसिस का प्रोसेस होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयंस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इसमें कितनी स्टेजेस है, इसमें बेसिकली दो स्टेजेस हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टेजेस जो हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन की है। स्टेज 1 में क्या होगा, फॉर्मेशन होगी इसमें एसिटाइल कोए की, पायरोवेट से बनेगा। मतलब ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में क्या बना था, पायरोवेट बना था, पायरोवेट से यहाँ पे बनेगा एसिटाइल कोए। नेक्स्ट स्टेप जो है क्रेब साइकिल का है, और स्टेज 3 जो है, सॉरी 3 स्टेजेस है इसमें। नेक्स्ट आएगा क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे जैसे पायरोवेट से एसिटाइल कोए बना था। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या है, रेस्पिरेटरी चेन है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के रिजल्ट में रेस्पिरेटरी चेन चलेगी। ईच पेयर ऑफ एच एटम्स एंटरिंग द रेस्पिरेटरी चेन, जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो रेस्पिरेटरी चेन के अंदर एंटर हो जाएंगे एस NADH, और 3 ATP के मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, इसका वो ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार, कि इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहले फॉर्मेशन होती है एसिटाइल कोए की पायरोवेट से। फिर ये जो है क्रैब साइकिल का प्रोसेस है इसमें, मतलब जिसमें पायरोवेट से एसिटाइल कोए बना है, ये कौन सा है, क्रैब साइकिल का प्रोसेस है। नेक्स्ट स्टेज 3 जो है, इसमें रेस्पिरेटरी चेन जो है वो और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो है, इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन एटम जो है रेस्पिरेटरी चेन में ऐड होते जाएंगे एज NADH, और 3 ATP बना देंगे, मतलब 3 ATP के मॉलिक्यूल्स बना देंगे। ये देखें पिक्चर में भी ऐसे ही बताया हुआ है बिल्कुल। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, फिर फ्रक्टोकाइनेज है, फिर फ्रक्टोज 1 6 बिस फास्फेट है, फिर पायरोवेट बन रहा है। फिर पायरोवेट से क्या बन रहा है, पायरोवेट की डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है, फिर एसिटाइल कोए बन रहा है, फिर सिट्रिएट, फिर आइसोसिट्रिएट, फिर अल्फा कीटोग्लूट्रिएट, फिर
ग्लूटामिक एसिड फ्यूमरेट में लेट ऑक्सैलोएसीटेट होगा, फिर से एसिटाइल कोए तक पहुंच जाएगा, फिर से इसका प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्रेब्स साइकिल के बाद आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन की और कीमियोसिस के प्रोसेस की, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और आयंस की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और इसके प्रोसेस में एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं या फिर उनकी प्रोडक्शन होती है। तो ये था हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक, और अब हमारे पास के जितने भी हमने ये पाथवेज और साइकिल्स पढ़े हैं, इसमें कितने एटीपीज बनते हैं और इनका प्रोसेस कहाँ कहाँ पे होता है और इनकी लोकेशन कहाँ पे है, और इसके अलावा कितने एफएडीएच हैं और कितने एटीपीज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोसोल में, मतलब साइटोप्लाज्म में, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर वाली जगह है वहाँ पे होता है क्या साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है साइटोसोल, और वहाँ पे होती है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में होते हैं दो NADH प्लस H पॉजिटिव बनते हैं और दो ही FADH2 बनते हैं, और टोटल 4 ATPs बनते हैं। 4 में से -2 करेंगे क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूज हो गए थे पे ऑफ प्रेपरेटरी फेज में, इस वजह से दो मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दें तो नीचे पीछे बने बचेंगे दो एटीपी के मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है इंटरमीडिएट स्पेस में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर स्पेस होती है ना, मतलब इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो है वहाँ पे होती है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, मतलब बाहर से ये अंदर की तरफ जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हैं दो NADH के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। NADH प्लस H पॉजिटिव के दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, 1 क्रॉस 2 हमारे पास क्या बनेगा, 2 बनेगा, और इसमें FADH प्रोड्यूस नहीं होते, ना ही ATPs की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल विच इज TCA साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ये होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और इसमें तीन बनते हैं NADH के मॉलिक्यूल्स, और हर सॉरी दो बनते हैं NADH के मॉलिक्यूल, और दो को मल्टीप्लाई किया है तीन से, क्योंकि तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं एक NADH में ATP के, मतलब एक NADH है तो उसमें तीन मॉलिक्यूल्स होंगे ATP के। नेक्स्ट है FADH2। FADH2 एक प्रोड्यूस होता है, और एक FADH2 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ATP के, मतलब कि एक NADH इक्वल होता है 3 ATP मॉलिक्यूल्स के, और 1 FADH मॉलिक्यूल होता है 2 ATP मॉलिक्यूल्स के इक्वल। और ATP की फॉर्मेशन इसमें होती है कि इसमें दो ATPs बनते हैं एंड 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये होती है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये NADH प्रोड्यूस नहीं होते, ना ही FADH प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे 10 NADH से है क्या बनता है, दो FADH के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल अगर इनका सम अप हम करें तो हमारे पास टोटल 38 ATPs होती हैं, लेकिन बेसिकली 36 ATPs होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मतलब बेसिकली क्या समझा जाता है कि 36 ATPs होती है, लेकिन 38 भी हो सकती हैं। और इसमें से दो मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके दो ATP के मॉलिक्यूल्स रिमूव आउट भी किए जा सकते हैं। यहाँ पे 36 ATPs होती हैं, यहाँ पे 38 ATPs होती हैं। तो वैसे अगर जनरली हम देखें तो हम कहेंगे 36 ATPs प्रोड्यूस हुई हैं। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट सा लेक्चर। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और कहीं पे कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।